हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। प्रीवियस लेक्चर में हमने गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स पर डिस्कशन किया था कि जितने भी हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने, इनके कॉमन गोल्स और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली क्या थे। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990, और उसमें भी स्पेशली हम डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर्स के बारे में: एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड सेक्टर। इस लेक्चर में स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ में शेयर करें, और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। 1950 से 1990 जो 40 इयर्स का पीरियड है, इस 40 इयर्स के पीरियड में हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी की हालत थी वो एक्चुअली क्या थी। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 से पहले के जो 200 साल थे जिस पर ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री के ऊपर कंट्रोल था, उस दौरान हमारी कंट्री की इकोनॉमी की हालत एक्चुअली क्या थी। और अगर आपको वो चैप्टर याद हो, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, कहीं से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमने पूरी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की हालत ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या थी, इंडस्ट्री की हालत क्या थी, फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी। हमने सबको वन बाय वन इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कवर किया और इन डिटेल पढ़ा कि भाई कौन से सेक्टर को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स जब यहां से कंट्री से गए, तो फिर हमारे हाथ में पूरी तरह से, हम इंडियन के हाथ में इस कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम एक्चुअली आया। पॉलिटिकल सिस्टम का सॉल्यूशन तो हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके किया। इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए हमारे, देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़कर गए तो हमारे हाथ में जो इकोनॉमी देकर गए, उस इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। वो अपने आप में पहली थी स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें ग्रोथ नहीं होता, तो स्टेगनेंट इकोनॉमी देकर के चले गए। दूसरा, ये अपने आप में एक एग्रेरियन इकोनॉमी हमारे हाथ में पकड़ा गया। एग्रेरियन इकोनॉमी का मीनिंग होता है जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होती है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। हमारी कंट्री के मोर देन 2/3 पॉपुलेशन, जो 3/4 पॉपुलेशन, जो 75% से ज्यादा पॉपुलेशन थी, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट थी। उसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, मींस लोग अपने आप में गरीब हो गए थे। ठीक है, जब बुरी तरह से और सिस्टमेटिकली ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, तो नेचुरली हमारी कंट्री के अंदर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई थी। और 1947 के बाद जो हमारे लीडर्स थे, उन लीडर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि भाई इन सबको ओवरकम करना है। उनके सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे इकोनॉमिकली। पहला ये कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली होना चाहिए, और दूसरा, हमें इस ग्रोथ को इस तरह से अचीव करना है कि सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी पीछे न रह जाए। तो इन दोनों को वो साथ में लेकर के चले, और जब कोई इतना बड़ा टारगेट अचीव करना हो तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, और इसके लिए उन्होंने कंसेप्ट लगाया किसका? इकोनॉमिक प्लानिंग का, कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग हमको करना पड़ेगी और सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम हमारे दोनों टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इस इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने के लिए हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और इस प्लानिंग कमीशन ने इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर में 5 ईयर प्लान के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, जो 1 अप्रैल 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे यहाँ पर इंपोज हुआ, और टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में बने। इन 5 ईयर प्लान्स के कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे, मैं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट इन 5 ईयर प्लान्स में हमने मेजरली 2 सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड सेकंड इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर इसलिए एम्फेसाइज किया क्योंकि हमारी कंट्री बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी थी और मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, और शॉर्ट रन के अंदर हम एकदम से सारे के सारे लोगों को वहां से डाइवर्ट नहीं कर सकते थे।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एम्फसाइज किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इसलिए एम्फसाइज किया क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी था, और जब तक इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। हम ये देखेंगे कि जब हमको विरासत में ब्रिटिशर्स से इकोनॉमी मिली तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की हालत क्या थी, क्या देकर गए, और वही के वही हमने क्या किया, ब्रॉड फॉरवर्ड हमने उसी को आगे विरासत में ले लिया, और फिर किस तरह से हमने उसको अल्टीमेटली चेंज किया। तो पहले हम ये बात करें कि हमारी कंट्री की एग्रीकल्चरल सेक्टर की एक्चुअली हालत क्या थी, क्या क्या उसके फीचर्स थे और क्या क्या उसके एक्चुअली ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर, और वी कैन से फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में 1947 में गए तो उस टाइम हमें विरासत में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एक्चुअली इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में देकर गए, और वही प्रॉब्लम्स एक्चुअली हमारी इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर का फीचर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। ठीक है, मैंने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी है, वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कशन करते जाते हैं, और यही सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चरल सेक्टर वाले पार्ट के अंदर डिस्कस की थी। फाइन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले था इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। एक्चुअली मैंने आपको बताया था इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले में एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर के जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स होते हैं, हमारे के जो टिलर्स फार्मर्स होते हैं, इन फार्मर्स से एक तरह का टैक्स कलेक्ट करते थे जिसको वो लोग लगान बोलते थे, और उस टैक्स के कलेक्शन की जिम्मेदारी वो उन लोगों ने लैंडलॉर्ड्स को देके रखी थी। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जमींदार। ओके, जमींदार्स को देके रखी थी, और उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने जमींदार्स को जो था वो लैंड का ओनर बना दिया था। उसके बाद लैंड का ओनर बनाने की वजह से वो जमींदार्स लैंड के ओनर बन गए थे, और जो टिलर्स थे वो एक तरह से उसके ऊपर टेनेंट बन गए थे। तो इंटरमीडियरीज की वजह से हमारे यहाँ के जो टिलर्स थे, जो एक्चुअल पीजेंट्स थे, वो जो फार्मर्स थे, उन फार्मर्स को उस क्रॉप का भरपूर बेनिफिट एक्चुअली नहीं मिल पाता था, और उस वजह से वो लोग, भाई उनको ये पता था कि ये लैंड हमारी है नहीं, हम तो यहाँ पर सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, किराए पर काम कर रहे हैं, तो वो इतना इंटरेस्ट से एक्चुअली काम नहीं करते थे, और इस वजह से जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, और बेचारे जो पुअर पीजेंट्स थे वो कंटिन्यूअसली डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसते जाते थे, क्योंकि उनकी जो बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी होती थी, वो प्रोडक्टिविटी भी अल्टीमेटली उस लैंड से कम होती थी। तो पहला ये था कि इंटरमीडियरीज उसमें एग्जिस्ट करते थे जो जमींदार्स के नाम से होते थे, और जमींदार्स क्या थे, लैंड के ओनर बने हुए थे। अब नेचुरली ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन जिनको वो जमींदारी राइट्स देकर के गए थे, वही उस जमीन के मालिक अल्टीमेटली बन करके इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक, फाइन। तो पहली हमारी प्रॉब्लम थी कि जमींदार्स का होना या इंटरमीडियरीज का होना या लैंडलॉर्ड्स का होना। ठीक, उसके बाद सेकंड एक प्रॉब्लम थी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मीनिंग होता है कि जो लैंड थी लोगों के पास, जो फार्मर्स पीजेंट्स के पास थी, वो बहुत छोटी छोटी लैंड हुआ करती थी। कुछ लैंड तो जो बड़ी लैंड थी वो एक दो जनरेशन के बाद में वो अपने आप में फ्रेगमेंटेशन हो जाता था। फ्रेगमेंटेशन मींस छोटी छोटी लैंड हो जाती थी, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते थे वैसे उस लैंड का पार्टीशन हो जाया करता था। तो लैंड, स्मॉल लैंड होल्डिंग होने की वजह से हमारे यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी होती थी। भाई देखिए, एक बड़ी लैंड है अगर 10 एकड़ की, और उसके ऊपर अगर मिलकर के एक साथ अगर फार्मिंग की जाए तो वो प्रोडक्टिविटी अच्छी देगी, लेकिन इस 10 एकड़ की लैंड को 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और एक एक एकड़ पर हर इंसान अलग अलग फार्मिंग करेगा, तो प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग मेहनत करता है, और लैंड उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमको एक्चुअली दे नहीं पाती। फाइन, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटी छोटी लैंड्स हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पे चलें तो यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे ट्रेडिशनल थे। ठीक है, हम बैल और हल से जो था वो क्या करते थे, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे, और हम जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स थे वो काउ डंग के फॉर्म में, और दूसरे जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स थे, जो फूड वूड खराब हो जाता था, जो उससे हम क्या करते थे, हमारे यहाँ के फर्टिलाइजर्स बनाया करते थे। तो इस वजह से इन वजह से हमारे यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी। मींस जैसे अगर हम बात करें कि 1 एकड़ की लैंड है, और 1 एकड़ की लैंड में अगर मान लो, चलिए मान लें कि भाई 1 एकड़ की लैंड के अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको 10 क्विंटल व्हीट निकलता है।
ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 10 क्विंटल वीट अपने आप में सफिशिएंट नहीं था। उसके पीछे रीजन क्या कि भाई जो भी जमींदार किससे काम करवाते थे, टेलर से, पीजेंट से काम कराते थे, वो पीजेंट अपने आप को किराएदार समझ के काम करता था, तो रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करता था। पहली बात ये। दूसरी बात ये, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। ब्रिटिशर्स ने कभी हमारे यहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मॉडर्नाइजेशन करने का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से भी हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी लो होती थी। मींस हमारे यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी, हमारे यहाँ पर उस लैंड के ऊपर ज्यादा यील्ड का और ज्यादा प्रोडक्टिविटी का स्कोप भी था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या थी कि बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, और इस लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से हमारी ये जो हमारे यहाँ पर फार्मिंग से जो आउटपुट होता था, वो आउटपुट हमारी कंट्री के लोगों के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता था। और इस वजह से हमको बहुत सारा फूड ग्रेन सीरियल जो था वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब आप सोचें, जिस कंट्री के 75% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हो, उसके बाद वो कंट्री अगर दूसरी जगह से कोई फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़े तो क्या हालत हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी की होगी। तो एक लो प्रोडक्टिविटी थी हमारी यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने सेल्फ सर्वाइवल के लिए फार्मिंग करते थे। ठीक है, किसान जो देखिए होता क्या था, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं कि जो ब्रिटिशर्स का 200 इयर्स का पीरियड है, उस टाइम जो सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन किया गया हमारे यहाँ की फार्मिंग का, उसका सीधा असर हमारे फार्मर्स की मेंटालिटी के ऊपर हुआ। उन्होंने उसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को तो लेना छोड़ ही दिया कि भाई इससे हमें कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। उन्होंने तो सीधे ये देखा कि भाई हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमारी लैंड है, इससे सिर्फ इतना आउटपुट आ जाए, इतनी प्रोडक्टिविटी आ जाए कि हमारे सेल्फ सर्वाइवल के लिए वो काम आ जाए, हमारा रहन सहन साल भर का हमारा जो खर्चा वर्चा होता है वो निकल जाए। तो ये मेंटालिटी, ये गुलाम मेंटालिटी जो ब्रिटिशर्स ने दी थी, वही मेंटालिटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। वहां से कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट उठाने का हमारे फार्मर्स कभी सोचते नहीं थे। उनका एक ही पर्पस होता था, सेल्फ सब्सिस्टेंस, मींस बस किसी तरह से अपना खुद का सर्वाइवल एक्चुअली हो जाए। और उनके सर्वाइवल की वजह से ही वो क्या करते थे, उतना ही काम करते थे कि वो सर्वाइवल हो, और उसके लिए वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाते नहीं थे। कैपिटल की भी प्रॉब्लम थी। कैपिटल की प्रॉब्लम क्या थी कि भाई वहां पर उनमें पैसा लगाने के लिए, कि उसके अंदर अच्छे ट्रैक्टर खरीदना है या कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी उस टाइप की, उसको अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए पैसा, कैपिटल चाहिए था, और वो कैपिटल फार्मर्स के पास नहीं था क्योंकि फार्मर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुअर थे। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पर वो लोग सिर्फ इतनी फार्मिंग करते थे, उनको ऐसा लगता था कि बस हमारे लिए सिर्फ सफिशिएंट हो, मेरे पूरे खानदान का, मेरे पूरे परिवार का खर्चा पूरे एक साल के लिए निकल जाए। नेक्स्ट ईयर फिर हम क्या करेंगे, नई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करके फिर से फसल उगा लेंगे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी सेल्फ सब्सिस्टेंस। उस वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैला। देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आगे के चैप्टर्स में आएगा, बट स्टिल मैं बता दूं आपको, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि देखिए, मान लीजिए किसी एक जगह पर 2 बंदे काम कर सकते हैं और उस जगह पर 5 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 बंदे पूरी तरह से काम कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। 2 से ज्यादा यहां पर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी काम में, लेकिन उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि ये जो 3 लोग हैं, ये अननेसेसरी इस काम में लगे हुए हैं, और ये मान लिया जाएगा कि ये 3 लोग अपने आप में अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इससे जो इनकम जनरेट होगी, ठीक है, जो 2 लोगों के काम से इनकम जनरेट होगी, मान लीजिए कि 20,000 रुपीज। अब 2 लोग अगर काम करते तो इस बंदे को मिलता है 10,000 और इस बंदे को मिलता है 10,000। लेकिन जो काम 2 लोगों का था उसको टोटल 5 लोग कर रहे हैं। तो अब ये जो इनकम आएगी, इसमें तो कोई बहुत इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 20,000 ही रही। लेकिन जब ये 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो एक बंदे को 4,4 हजार रुपए। इससे क्या हुआ कि जो इनकम मिलती थी वो इनकम भी अल्टीमेटली कम मिलती है। इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मींस ऐसी जगह जहां पर कम लोग काम कर सकते हैं वहां पर ज्यादा लोग काम। अब मान लीजिए आपका कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर मान लो एक बंदा पूरे बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उस बिजनेस में 2 से 3 लोग लगे, तो ये मान लिया जाएगा कि बाकी के बचे हुए लोग एक तरह से अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 की बजाय 3 में हो रहा है।
अगर यही बंदा किसी और एक्टिविटी में लगता तो शायद वहां से बहुत ज्यादा कमाता। इसी तरह से इस एक्टिविटी में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अब पूरी इनकम जो है वो 5 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये 3 लोग कहीं और अगर काम करते तो शायद इनकी अर्निंग्स कंपैरेटिवली ज्यादा होती और एम्प्लॉयड कहलाते। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सीधे नहीं दिखता, हर इंसान क्या होगा, एम्प्लॉयड दिखेगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट, उसको कोई फ्रूटफुल उस पे रिटर्न एक्चुअली नहीं मिलता। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है हेवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हेवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल का मतलब होता है कि हमने ऑलरेडी हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज द गैम्बल ऑफ मॉनसून। हमारी पूरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट थी और मॉनसून के अकॉर्डिंगली ही हम हमारे यहाँ की फसल उगाया करते थे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी और इस वजह से भी कभी अगर किसी साल में मॉनसून कम हुआ तो आप समझ लें कि उस साल में प्रोडक्टिविटी और कम हो जाएगी। मॉनसून ज्यादा हो गया तो फसलों को वो बर्बाद कर देता था। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी हाई डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। हम पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थे। मॉनसून अच्छा होता तो फसल भी उस साल बेसिकली अच्छी होती, लेकिन फिर भी वो लो प्रोडक्टिविटी के साथ में ही होती थी। अब ये इतने सारे हमारे साथ में प्रॉब्लम्स थी और सोचें इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहां पर रिसोर्सेस की कमी थी, फार्मर्स पुअर थे, गवर्नमेंट के सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, इसको अगर ओवरकम करना है, इन प्रॉब्लम्स को अगर ओवरकम करना है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो छोटा मोटा सॉल्यूशन नहीं, यहां पर रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने 2 रिफॉर्म्स किए। पहला रिफॉर्म कहलाया लैंड रिफॉर्म, ठीक है, और सेकंड रिफॉर्म कहलाया टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये कौन सा रिफॉर्म होगा, टेक्निकल रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म मींस लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को लैंड रिफॉर्म के अंदर हमने क्या किया, सॉल्व किया। और टेक्निकल रिफॉर्म जो सोल्यूशन था, देखिए लैंड रिफॉर्म जो सोल्यूशन था वो ये 2 प्रॉब्लम का था। कौन सी, इंटरमीडियरीज को हटाना, लैंड होल्डिंग्स को बड़ा करना, ये लैंड रिफॉर्म था कि भाई जमीन से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे थ्रू लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग के इयर्स में 47 के बाद से नियर अबाउट 67 65 तक, 1965 तक लैंड रिफॉर्म चलते रहे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को कन्वर्ट किया गया। अभी हम उस पर डिस्कशन करते हैं। सेकंड, अब जो ये दूसरी प्रॉब्लम्स थी, कौन सी, लो प्रोडक्टिविटी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए और इन्हीं टेक्निकल रिफॉर्म्स को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1965 से ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 67 से हमारी कंट्री ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन एक अलग ही टर्न दिया और अलग टर्न लेने की वजह से जो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी वो एक्सपोर्टर बन गई, मींस उसके पास सरप्लस एक्चुअली आने लगा। तो देखिए जब सरप्लस आएगा तभी बंदा सब्सिस्टेंस से निकलेगा और उसका माइंडसेट इकोनॉमिकल बनेगा। तो अभी हम फिलहाल इस लेक्चर में आगे सिर्फ लैंड रिफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करें अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स एक्चुअली किए गए, हम बात कर रहे हैं अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ सब रिफॉर्म्स किए। उसमें पहला रिफॉर्म था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सेकंड इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, फोर्थ इज रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड फिफ्थ इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए ये जो लैंड रिफॉर्म करने का जो पर्पस था सबसे बड़ा यही था कि इंटरमीडियरीज एक्चुअली हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स ने जिन इंटरमीडियरीज को अपॉइंट किया था उनका नाम था जमींदार। ठीक है, अब ये जमींदार किस तरह से काम करते थे ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं, स्टिल बता दूं कि भाई जैसे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को लगान लेना होता था, टैक्स कलेक्ट करना होता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, किसी भी एक विलेज के ऊपर किसी एक जमींदार को या एक से ज्यादा जमींदार को अपॉइंट कर देते और वो बोल देते कि लैंड आपकी है, आप इसके ओनर है। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंड जो थोड़े बहुत फार्मर्स के पास थी वो अलग थी, लेकिन जमींदार के पास उन लैंड का एक बड़ा जो एरिया था वो जमींदार के पास था। अब जमींदार इसके ऊपर जो था वो पीजेंट को अपॉइंट करते थे, टिलर्स को अपॉइंट करते थे और पीजेंट वहां पर एज अ लेबर, जो मजदूर की तरह वहां पर काम करते थे। अब इससे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसका एक पार्ट जो था पीजेंट अपने पास रखता और उसमें से कुछ पार्ट जमींदार को देता। जमींदार इसमें से कुछ अपना कट निकालता और उसके बाद क्या देता, वो ब्रिटिशर्स को देता।
ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी अल्टीमेटली थी। मींस जमींदार बिना कुछ करते हुए भी लैंड के ओनर बने हुए थे और मेहनत सारी की सारी वो गरीब फार्मर्स की, गरीब पीजेंट्स की थी, लेकिन उसके मजे कौन ले रहा था? पूरी की तरह से जमींदार से रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जा ही चुके थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और फिर उसके बाद जो ये इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना बिल्कुल वैसे ही जारी रखा, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद अब तो ब्रिटिशर्स को भी नहीं देना था, पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो जमींदार खुद रखते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जा चुके थे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले शिकंजा लगाया इसी चीज के ऊपर, और यह बोला गया कि जो इंटरमीडियरीज है जमींदार, इनको हटाओ, ठीक है। और यह बोला गया कि अब ये लैंड जमींदार की नहीं है, ये लैंड के ऊपर जो टिलर, जो पीजेंट एक्चुअली काम कर रहा है मजदूर की तरह, अब ये लैंड उसकी है, ठीक है। तो अगर पूरे विलेज के अंदर मान लो 100 फार्मर्स काम करते, तो उस लैंड को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेने के बाद 100 फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया और जमींदार को एज एन इंटरमीडियरी वहां से हटाया। इससे क्या होता है, देखिए ये सीधे सीधे मेंटालिटी के ऊपर काम करना होता है, साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। इससे क्या होता है कि उस फार्मर को लगता है कि नहीं, अभी जमीन का मालिक मैं हो चुका हूं, तो अब उसके ऊपर वो मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्चुअली देगा। तो पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंटरमीडियरीज थे, जमींदार थे, उन जमींदार को वहां से हटाया। मीन जमींदारी सिस्टम को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे खत्म किया, ठीक है। बहुत हद तक तो ये जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन कई जगहों पर ये जमींदारी सिस्टम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जमींदार ने क्या किया मैं बता ही दूं आपको साथ में, कि जमींदार ने बहुत सारी जगहों पर एक तो लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो की, मींस लीगल केस अटका दिए। कोर्ट में हमारे यहाँ केस चला जाए तो आपको पता ही है कितना लंबा टाइम तक वो चलता है। तो अब लंबे टाइम तक के कोर्ट से केस चल रहा है गवर्नमेंट और जमींदार के बीच में, और उसका कोई डिसीजन आ नहीं पा रहा, और जब तक उसका डिसीजन नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, उसके ऊपर लैंड की ओनरशिप किसकी है? अभी भी जमींदार की है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जमींदार ने उसके ऊपर एक लीगल हेल्प उसके ऊपर ले ली, लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर लिया। दूसरा, जमींदार ने कई जगहों पर क्या हुआ कि लैंड होल्डिंग के अंदर टाइम ज्यादा लगता था, तो जमींदार ने उस लैंड का फ्रेगमेंटेशन कर दिया, तोड़ दिया, और उस लैंड को अपने अलग अलग रिलेटिव्स के नाम पर, पहचान वालों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और अपने आप को जमींदार ना बताते उन्होंने कहा कि हम इसके पीजेंट है, हम ही एक्चुअली इसके क्या है, फार्मर्स हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और वो लैंड जो है वो उसके रिलेटिव्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मींस अल्टीमेटली घूम फिरकर उसके ऊपर कंट्रोल जमींदार का ही रहा। कुछ एरियाज ऐसे थे इंडिया के जहां पर सक्सेसफुली ये लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल एंड केरला। उसके अलावा जो दूसरी जगह थी वहां पर इस तरह की हरकत जमींदार एक्चुअली करने लगे, जिस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस लैंड सीलिंग के अंदर प्रॉब्लम आने लगी। एनीवे, तो इंटरमीडियरीज को हटाना, ये पहला हमारा रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म में। सेकंड रिफॉर्म था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मीनिंग था, गवर्नमेंट ने कहा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लैंड की बता दी कि भाई इससे ज्यादा लैंड अगर होगी तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक बंदे के पास मैक्सिमम 5 एकर्स लैंड होना चाहिए, अब अगर मान लीजिए किसी के पास 8 एकड़ की लैंड है, तो उसमें से 3 एकर्स की लैंड जो था वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको सीज कर लिया। 5 एकड़ वाला तो अपनी जगह 5 एकड़ आपकी है, बाकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो 3 एकर्स की लैंड है, वो 3 एकर्स की लैंड को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में एक्चुअली ले लिया। और फिर उसके बाद इस जो सरप्लस लैंड थी जो गवर्नमेंट के अपने कब्जे में आई, गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा, गवर्नमेंट ने उनको उन पुअर फार्मर्स और पुअर टीलर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे एक टिलर के अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप हुई कि भाई हाँ, मैं लैंड का एक्चुअली ओनर हूं। तो सीलिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट का लैंड को अपने कब्जे में लेना, और अपने कब्जे में लेने के बाद में पुअर फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज कॉल्ड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक, फाइन। थर्ड आए भाई कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेट करना मींस मिला देना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि उस टाइम क्या था कि बहुत सारे फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग से उन्होंने बड़ा कर दिया। लेकिन क्या है कि भाई जैसे ये फ्रेगमेंटेशन है, ये फार्म से किसी मिस्टर ए का एक फार्म है यहाँ पर, एक फार्म है यहाँ पर, अब ये 2 लैंड्स अलग अलग है। अब इन 2 लैंड्स के ऊपर अगर वो काम करेगा, अब मान लीजिए मिस्टर बी का एक फार्म यहाँ पर है और मिस्टर बी का एक फार्म यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई फ्रेगमेंटेशन को कंसोलिडेशन में कन्वर्ट कर दिया। मिस्टर बी को बोला कि आप इस लैंड के ऊपर आ जाओ और इस पर आ जाओ, और मिस्टर ए को इधर दे दी। तो इससे क्या हुआ, मिस्टर ए के पास जॉइंट वे में एक बड़ा एरिया कवर हो गया। और याद रखिएगा, हमेशा बड़े एरिया के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंपैरेटिवली ज्यादा
एफिशिएंट होती है और ज्यादा आउटपुट एक्चुअली देती है। तो जो फ्रेगमेंटेड थे, जो बटी हुई लैंड्स थी, उन बटी हुई लैंड्स का कंसोलिडेशन कर दिया गया। कंसोलिडेशन का मतलब उसको मिला दिया गया, तो उसको बोला गया कंसोलिडेशन ऑन लैंड होल्डिंग्स। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने मेहनत की। अल्टीमेटली किसमें, लैंड से रिलेटेड, तो इनको लैंड रिफॉर्म ही अल्टीमेटली बोला गया। नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ रेंट। मैंने आपसे बताया था कि ये कि पीजेंट से क्या होता था, जैसे उसके बाद भी बहुत सारी जमीन है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जमींदार से उसके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिए, मींस लीगल पेंच फंसा दिए। तो उससे लैंड बहुत सारी क्या हुआ, गवर्नमेंट सीज नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर रेंट का रेगुलेशन किया कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई पीजेंट जो है वो रेंट किसको दे रहा है, जमींदार को दे रहा है। लेकिन उस रेंट की भी एक मैक्सिमम लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी कि भाई मैक्स टू मैक्स 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट विल गोज इन द हैंड्स ऑफ जमींदार। तो जमींदार के पास 1/3 आएगा, इससे ज्यादा जमींदार नहीं ले सकता। अब भाई शॉर्ट रन के अंदर एक्सप्लॉइटेशन से फार्मर्स को बचाना है, उन्होंने कोर्ट में केस करके रखा है, कोर्ट में केस लंबा खिंचता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट रन के अंदर करे। तो उन्होंने क्या किया, रेंट को रेगुलेट किया। मींस उन्होंने ये बताया कि अगर कोई फार्मर किसी के यहाँ पर एज अ लेबर काम करता है, टेनेंट काम करता है, तो उस रेंट का भी एक मैक्सिमम अमाउंट होगा, इससे ज्यादा रेंट आप उससे वसूल नहीं सकते। और लास्ट पॉइंट है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मीनिंग होता है गवर्नमेंट अब इस फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो गई और बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्चुअली बनाई गई। और इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट की तरफ से जो इनपुट्स थे, ये चीपर इनपुट्स मींस सस्ते इनपुट्स, जैसे बीज हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, ये सस्ते प्रोवाइड किए जाते थे। और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू गवर्नमेंट परचेस करती थी अच्छे रेट के ऊपर। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, वो कम होती गई और साथ में जो उनका आउटपुट था, वो आउटपुट भी मार्केट के अंदर हायर रेट के ऊपर सेल होता गया। ठीक, फाइन। तो मैंने अभी आपको बताया ये सारे के सारे हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे। लैंड रिफॉर्म्स कुछ हद तक मैंने अभी अब जैसे आपको बताया कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी जो थी वो वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन दूसरी कंट्री के दूसरे पार्ट्स के अंदर जमींदार ने इसके अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा अटका दिया, कुछ ना कुछ पेच अटका दिया। और मैंने क्या बताया, कभी कहीं लीगल पेच अटका दिया, कहीं पर लैंड को अपने ही लोगों के नाम से कर दिया और खुद को अपने आप में क्या बताने लगे, पीसेंट्स बताने लगे। तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ, लेकिन पार्शली, मींस आप इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं बोल सकते थे। कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारी लैंड आ गई, कुछ लोगों के पास में, बेचारों के पास में छोटी लैंड ही रहेगी। लेकिन फिर भी लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट की अपने आप में एक ऑनेस्ट इंटेंशन था कि भाई किसी तरह से हमारे जो छोटे और गरीब फार्मर्स थे, उन फार्मर्स को इसका बेनिफिट पहुंच सके। तो हमने अभी इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट लैंड रिफॉर्म के ऊपर बात की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। और सेकंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेक्निकल रिफॉर्म की, जो अपने आप में ग्रीन रेवोल्यूशन है। और ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, इसमें डिस्कस करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको अब इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उस पर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ में शेयर जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।